प्यारे बच्चों, नमस्कार। विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के पाठ 6 जीव जगत के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज इस भाग में हम सजीवों के लक्षण, सजीव एवं निर्जीव में अंतर क्या होता है, कोशिका एवं सजीवों सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय और जंतुओं का वर्गीकरण जानेंगे। बच्चों, आपके चारों तरफ कई प्रकार के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, चिड़िया और पत्थर, पहाड़, नदी, तालाब, बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास होती हैं। मकान, झोपड़ी, कार, बस, बहुत सारी चीज़ें। इनमें से कुछ चीज़ें सजीव होती हैं, यानी कि उनमें जीवन होता है, जान होती है, और कुछ चीज़ें निर्जीव होती हैं, यानी उनमें जान नहीं होती है, वो निर्जीव होते हैं। तो चलिए आज एक हम एक्टिविटी करते हैं। मेरे पास कुछ फ्लैश कार्ड्स हैं, ये देखिए मेरे पास ये कुछ फ्लैश कार्ड्स हैं, और अब हम इन्हें 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से ग्रुप हैं, हम ये बताएंगे कि ये सजीव है कि ये निर्जीव है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए ये क्या है, ये एक पक्षी है। तो पक्षी क्या होता है? पक्षी, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, पक्षी सजीव होता है। तो हम इसे यहाँ इस बोर्ड के सामने रख देते हैं। अब ये है कंप्यूटर, जो कि आप अपने विद्यालय में प्रयोग में लेके आते हैं। तो कंप्यूटर क्या है, सजीव है कि निर्जीव? बिल्कुल सही बच्चों, आप सही सोच रहे हैं, कंप्यूटर निर्जीव है, इसमें जान नहीं होती। फिर है नदी और पहाड़। नदी और पहाड़ भी निर्जीव होते हैं, तो हम इसे निर्जीव के बोर्ड के सामने रख देंगे। उसके बाद देखिए बच्चों, ये है एक कार। तो कार चलती तो ज़रूर है, परंतु ये सजीव नहीं है, तो हम इसको भी निर्जीव में रख देंगे। अब है बच्चों ये जंतु। तो सभी जंतु, पशु पक्षी, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी सजीव होते हैं। बिल्कुल सही बच्चों। उसके बाद पंखा। पंखा तो हम रोज़ ही देखते हैं, परंतु पंखा भी निर्जीव होता है, तो हम इसको भी निर्जीव के बोर्ड के आगे रख लेते हैं। फिर झोपड़ी, ये भी निर्जीव है। अब है ये पेड़, पेड़ और पौधे। अब इसको हम क्या बताएं, क्या ये सजीव है या निर्जीव है? क्योंकि पेड़ में लकड़ी होती है, लकड़ी से मेज़ भी बनती है, तो मेज़ सजीव निर्जीव, मेज़ तो निर्जीव होती है, लेकिन ये पेड़ पौधे क्या होते हैं, सजीव होते हैं कि निर्जीव होते हैं? तो अब ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। तो चलिए बच्चों, क्यों ना हम इस प्रश्न को जानने के लिए सजीवों के लक्षणों को पहले जान लें कि सजीवों के क्या क्या लक्षण होते हैं। जब हम वो जान लेंगे तो हमारे प्रश्न का भी उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको अभी साइड में रख लेते हैं और हम अपने पहले सजीवों के लक्षणों को जानेंगे। तो बच्चों, सभी जीव जैविक क्रियाएं करते हैं। तो जैसे कि पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता और वृद्धि, प्रजनन, बहुत सारी जैविक क्रियाएं हैं जो हर जीव में होती हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, आइए इनको एक एक करके समझते हैं। तो सजीवों के लक्षण में हम पहला जो जैविक क्रिया है वो है पोषण। अब हम पोषण के बारे में जानते हैं। तो बच्चों, सभी अपनी क्रियाओं को, शरीर की सभी क्रियाओं को सुचालित रूप से चलाने के लिए हमें बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और बच्चों, वो ऊर्जा कहाँ से आती है? वो ऊर्जा हमें, बिल्कुल सही, भोजन से प्राप्त होती है बच्चों। तभी तो सब लोग हमारे घर में सब क्या कहते हैं कि समय पे भोजन करना चाहिए, संतुलित आहार करना चाहिए, बाहर की ऊट पटांग चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि खाना खाने से हमें
बहुत सारी ऊर्जा मिलती है और वही ऊर्जा हमें हमारे कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। अब हम बच्चों बात करते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या क्या करते हैं। तो बच्चों, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और कौन सी क्रिया के द्वारा बनाते हैं? वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और एक सबसे ज़रूरी बात आप याद रखिएगा कि हमेशा जो पेड़ पौधे हैं अपना भोजन पत्तियों पर बनाते हैं, तो इसीलिए इन पत्तियों को हम ये भी कह सकते हैं कि ये पेड़ पौधों के रसोई घर है, किचन है, क्योंकि खाना यहीं पर बनता है। अब बच्चों, पेड़ पौधों को क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? पेड़ पौधों को कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चाहिए होती हैं जिसके कारण फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण हो पाता है। तो वो 4 चीज़ें हम हमेशा याद रखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हमें पेड़ पौधों को वायु से मिलती है। फिर जल, जल कहाँ से मिलता है पेड़ पौधों को? बिल्कुल सही बच्चों, जल जो है जड़ों के द्वारा पत्तियों तक पहुँचता है। फिर उसे फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए और क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए। देखिए, नाम से पता चल रहा है ना, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश कहाँ से मिल रहा है? सूर्य की किरणों से। उसके बाद ये जो पत्तियां हैं बच्चों, ये आपने देखा पत्तियां कौन से रंग की होती हैं? सही, हरे रंग की होती हैं। और ये हरा रंग उनको कहाँ से मिलता है? क्योंकि इनमें एक हरित लवण होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। तो ये रंग इनको क्लोरोफिल से मिलता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल यानी हरित लवण की भी आवश्यकता होती है। तो 4 चीज़ों की आवश्यकता हुई। कार्बन डाइऑक्साइड जो वायु से मिल रहा है, जल जो उन्हें भूमि से मिल रहा है, जड़ के द्वारा ऊपर पहुंचता है पत्तियों तक, और फिर सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। इन सब के मौजूदगी में, उपस्थिति में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसलिए क्योंकि वो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, इसलिए पौधों को स्वपोषी कहते हैं बच्चों, यानी कि प्रोड्यूसर्स, क्योंकि वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हम अगर बात करें जंतुओं की, तो जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। तो वो अपने भोजन के लिए क्या करेंगे? वो दूसरों पे निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए। तो इसी हिसाब से जंतुओं को 3 वर्गों में बांट दिया गया है: शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। यानी कि जो जंतु पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। और ये तो आपने देखा ही है, गाय भैंस आपके आसपास, बकरी, वो सब क्या है? पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। हिरन, ये सभी जंतु शाकाहारी होते हैं। फिर बात करते हैं हम मांसाहारी की, यानी कि ऐसे जंतु जो अपना भोजन दूसरे जंतुओं से प्राप्त करते हैं, यानी जैसे शेर, चीता, तो वो सब हुए मांसाहारी। और तीसरा है सर्वाहारी। तो सर्वाहारी वो जंतु होते हैं जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। तो उनका उदाहरण है, इसका सर्वाहारी का उदाहरण है मनुष्य, क्योंकि मनुष्य शाकाहारी भी होता है और वो मांस भी खाता है। तो सर्वाहारी। तो हमने बच्चों पोषण में क्या जाना कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। तो पेड़ पौधों को हम स्वपोषी कहते हैं, यानी प्रोड्यूसर्स, और जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, इसलिए ये क्या हुआ? कंज्यूमर्स। ठीक है बच्चों, अब हम अगली जैविक क्रिया पर बात करते हैं, जो है श्वसन। अब श्वसन की यदि बात करें तो आप सोचते हैं कि सांस लेना और सांस छोड़ना श्वसन हुआ। कहीं तक तो ये ठीक है, लेकिन आइए मैं आपको पूरी तरह से इसको समझाती हूँ कि बच्चों, सांस लेना यानी कि ऑक्सीजन ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये तो सांस लेना हुआ। लेकिन श्वसन की पूरी क्रिया सिर्फ इतनी ही नहीं होती है। तो देखिए, नाक से हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं
और नाक से जब सांस को छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। परंतु ये सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है। हम जब ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो वो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक पहुँचता है, हमारे फेफड़ों तक। और फेफड़ों से बच्चों रक्त के द्वारा यही ऑक्सीजन हमारे शरीर की हर कोशिका तक पहुंचता है। तो क्या पहुंच रहा है? ऑक्सीजन रक्त के द्वारा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि पचा हुआ भोजन रक्त के द्वारा हर कोशिका तक पहुंचता है। तो हर कोशिका में दो चीज़ें पहुंच गई, क्या क्या? ऑक्सीजन और पचा हुआ भोजन। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का ऑक्सीकरण होता है। जब भोजन का ऑक्सीकरण होता है बच्चों तो बहुत सारी ऊर्जा मिलती है और वही ऊर्जा हमें कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलती है। अब ये कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड है, अब ये बाहर कैसे निकलेगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के द्वारा फेफड़ों तक आती है और फेफड़े उसे बाहर फेंक देते हैं। तो ये सारी जो पूरी प्रक्रिया है इसको हम श्वसन कहते हैं, यानी कि सांस अंदर लेना, छोड़ना, फिर ये ऑक्सीजन जो है फेफड़ों तक पहुंचता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन हर कोशिका तक पहुंचता है, वहाँ पर पचा हुआ भोजन भी उपस्थित होता है और वो भोजन में ऑक्सीकरण होता है और फिर बहुत सारी ऊर्जा मिलती है। तो इस तरीके से ये पूरा श्वसन हमारा होता है। इसी तरह से बच्चों पेड़ पौधों में भी श्वसन होता है, क्योंकि जो ये हमारी पत्तियां हैं इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसमें उसके द्वारा ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो श्वसन की क्रिया पेड़ पौधों में भी होती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमने श्वसन को जाना, अब हम अगले जैविक क्रिया उत्सर्जन के बारे में जानेंगे। बच्चों श्वसन और पोषण जो अभी हमने जाना, तो श्वसन और पोषण जैसी क्रियाओं के कारण बहुत सारी अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में बन जाते हैं और वो अपशिष्ट पदार्थ बहुत हानिकारक होते हैं। तो क्या होता है, अब क्योंकि वो हानिकारक है तो क्या होगा, उसे शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। तो मनुष्य में उत्सर्जन अंग होते हैं जैसे कि किडनी, ये एक छलनी का काम करते हैं। क्या छानते हैं? ये रक्त को छानते हैं। रक्त में जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभकारी नहीं होते उनको छानकर अलग करके और मूत्र के द्वारा उन्हें बाहर शरीर से फेंक दिया जाता है। तो हमारा रक्त बिल्कुल साफ हो जाता है। और ये मत समझिए बच्चों कि उत्सर्जन सिर्फ मनुष्यों में या जीव जंतुओं में होता है, उत्सर्जन पेड़ पौधों में भी होता है, क्योंकि पेड़ पौधों में भी बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जैसे कि गोंद, रबर, टैनिन और रेजिन। ये सारे चीज़ें अपशिष्ट पदार्थ हैं और पेड़ पौधे इसको अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो पेड़ पौधों में भी उत्सर्जन होता है। तो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं बच्चों। अब हम अगली जैविक क्रिया की ओर बढ़ते हैं जो कि है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता क्या होती है? हर उद्दीपन के प्रति शरीर द्वारा की गई अनुक्रिया को संवेदनशीलता कहते हैं। अब ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, उद्दीपन, अनुक्रिया, ये क्या होता है? अब मैं आपको उदाहरण से इसको बहुत आसानी से समझाऊंगी। बच्चों देखो, आप कई बार ऐसा होता है कि गर्म चीज़ पे हमारा हाथ लग जाता है। जैसे ही गर्म चीज़ पे हाथ हमारा लगता है तो तुरंत अपने हाथ को हटा लेते हैं। तो अब आप ध्यान से समझिएगा, जब हमारा हाथ किसी गर्म वस्तु पर लगता है तो वो हुआ उद्दीपन। क्या हुआ? बिल्कुल सही, उद्दीपन। और जो हमारे शरीर ने अनुक्रिया की, हमने तुरंत हाथ को पीछे खींच लिया, वो अनुक्रिया हुई। तो
हर उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया जो हमारे शरीर के द्वारा की जाती है उसे संवेदनशीलता कहते हैं। चलिए मैं और आपको उदाहरण देती हूँ। जैसे हम अपने कमरे में बैठे हों और एकदम से बहुत तेज़ आवाज़ होती है तो हम एकदम चौंक जाते हैं, तो ये भी संवेदनशीलता है कि तेज़ ध्वनि उद्दीपन हुआ और जो हम चौंके, हमारा शरीर ने अनुक्रिया की, हम चौंके, तो वो संवेदनशीलता होती है। एक और उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। जब आपकी मम्मी बड़ा मज़ेदार खाना, आपका मनपसंद खाना बनाती हैं और उसकी बड़ी प्यारी प्यारी सी खुशबू आपके पास आती है तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। अभी भी आपके मुंह में पानी आ रहा है। तो जब हम उसके बारे में सोचते हैं या वो खुशबू हमारे पास आती है या हम देखते हैं अपने फेवरेट खाने को तो हमारे मुंह में पानी आने लगता है। तो ये भी बच्चों संवेदनशीलता है। तो जीव जंतुओं में संवेदनशीलता के बारे में हमने बात करी। अब हम बात करते हैं पेड़ पौधों में भी संवेदनशीलता होती है या नहीं। तो बच्चों, आपने छुई मुई का पौधा ज़रूर देखा होगा। जैसे ही हम उसकी पत्तियों को छूते हैं तो उसकी पत्तियां झुककर बंद हो जाती हैं। तो ये भी संवेदनशीलता है, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होना। इसी प्रकार से बच्चों, ये देखिए सूरजमुखी का फूल। आप सूरजमुखी, इसका नाम ही क्या है कि सूरज जिस जिस दिशा में जाता है ये उस दिशा में घूमता रहता है। तो ये भी संवेदनशीलता का एक उदाहरण है। तो हमने देखा कि संवेदनशीलता सभी जंतुओं में और पेड़ पौधों में होती है। अब हम अपने अगले जैविक क्रिया वृद्धि के बारे में जानते हैं। बच्चों, हम ये सब जानते हैं कि सभी प्रकार के जो जीव होते हैं वो आकार और प्रकार में समय के साथ बढ़ते रहते हैं। जैसे पहले आप छोटे से थे, फिर धीरे धीरे आप बड़े हो रहे हो और थोड़े दिनों बाद और बड़े हो जाओगे, तो ये वृद्धि ही कहलाती है। जैसे कि ये देखो बच्चों, अंडे से चूज़ा निकला और चूज़े से मुर्गी या मुर्गा, तो ये क्या है? ये वृद्धि है। इसी प्रकार से बच्चों, अंकुरित बीज नन्हे से पौधे में बदल जाता है। तो ये क्या हो रहा है? ये वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि जंतुओं में भी होती है और पेड़ पौधों में भी। अब हम बात करते हैं बच्चों प्रजनन की। तो आपने किसी भी पक्षी को घोंसला बनाते ज़रूर देखा होगा। इतनी मेहनत से वो घोंसला बनाती है क्योंकि उसको अंडे देने होते हैं। वहाँ पर अंडों में से छोटे छोटे फिर बच्चे निकलते हैं। और तो इसी प्रकार से प्रजनन क्या होता है कि हर जीव अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। अपने जैसे ही जीव वो पैदा करते हैं, जिसे हम प्रजनन कहते हैं। अब इसमें दो प्रकार होते हैं बच्चों। कुछ जंतु अंडे देते हैं और कुछ जंतु बच्चे देते हैं। बिल्कुल सही। तो जो अंडे देते हैं उनके उदाहरण है जैसे मेंढक, मछली, मगरमच्छ, चिड़िया, ये सब अंडे देते हैं। और बच्चे देने वाले जैसे कि मनुष्य, बंदर, बिल्ली, गाय, ये बच्चे देते हैं। तो आपके लिए ये एक कार्य है कि आप अपने आसपास के जीव जंतुओं का निरीक्षण कीजिए, एक लिस्ट बनाइए और उसमें ये देखिए कि कौन सा जंतु अंडे देता है और कौन सा बच्चे देता है। तो इसको आप अपने अभ्यास कार्य पुस्तिका में करिएगा। अब हम बच्चों, हमने ये देखा, हमने सभी प्रकार की जैविक क्रियाओं को जान लिया। हमने ये देखा हर जैविक क्रिया जंतुओं में भी हो रही है और पेड़ पौधों में भी हो रही है। तो अब हमारे प्रश्न का उत्तर आ जाता है। क्या उत्तर? कि ये पेड़ पौधे क्या हैं? पेड़ पौधों में श्वसन भी होता है, पेड़ पौधों में पोषण भी होता है, पेड़ पौधे उत्सर्जन भी दिखाते हैं, संवेदनशीलता भी होती है, वृद्धि भी होती है उनमें और प्रजनन भी होता है। तो पेड़ पौधे क्या हुए बच्चों? बिल्कुल सही, ये सजीव हुए। तो हम इसे सजीव के बोर्ड के आगे रख देंगे। तो हमारे प्रश्न का हमें उत्तर प्राप्त हो गया कि पेड़ पौधे सजीव होते हैं। बिल्कुल सही। बच्चों,
एक चीज़ और है कि एक निश्चित आयु के बाद जीव जंतु मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे औसतन आयु जो है मनुष्य की आयु 60 से 70 वर्ष है। इसी तरह से बरगद का पेड़ 100 से 200 वर्ष और सिकोया पेड़ जो है वो 3000 से 4000 वर्ष उसकी आयु होती है, परंतु उसके बाद सबकी मृत्यु होती है। तो हमने अब ये जाना, अब हमने जो जैविक क्रियाओं के बारे में जाना था, तो उससे हमें पता चल गया कि सजीव और निर्जीव में क्या क्या अंतर होता है। कि सजीव, इनमें पोषण की क्रिया होती है, निर्जीव में पोषण की क्रिया नहीं होती। सजीव में श्वसन होता है, निर्जीव में नहीं होता। सजीवों में वृद्धि होती है, निर्जीव में वृद्धि नहीं होती है। इनमें उत्सर्जन की क्रिया होती है, यहाँ उत्सर्जन नहीं होता है। ये उद्दीपन के प्रति संवेदनशील होते हैं और निर्जीव नहीं होते हैं। और सजीवों में प्रजनन की क्रिया होती है और निर्जीवों में प्रजनन की क्रिया नहीं होती है। तो अब हम बहुत आसानी से सजीव और निर्जीव में अंतर बता सकते हैं। बच्चों, इस अंतर को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में ज़रूर लिखिएगा और इसे याद कीजिएगा। अब हम बात करेंगे जंतुओं के वर्गीकरण की। बच्चों, सजीवों में वर्गीकरण होता है। वर्गीकरण क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारे पृथ्वी पर असंख्य जीव जंतु हैं, तो उनको आसानी से पढ़ने के लिए वैज्ञानिकों ने उनकी समानता और असमानता के आधार पर उनका समूहीकरण किया, जिसे वर्गीकरण कहते हैं। बच्चों, एक चीज़ और है कि सभी जीव छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। और कोशिका जो है बिल्कुल उसी तरह से, जैसे ईंटों से मिलकर मकान बनता है, उसी तरह से कोशिका से मिलकर जीवों का शरीर बनता है। तो कौन कौन से आधार हैं जिस पर जंतुओं का वर्गीकरण किया गया? बच्चों, सजीवों का जो वर्गीकरण है उसमें हमें दो चीज़ें पढ़नी है, जंतुओं का वर्गीकरण और पौधों का वर्गीकरण। तो बच्चों, इस भाग में हम जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे, समझेंगे। तो ये किस किस आधार पे थे? संरचना के आधार पर, मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर, प्रजनन विधि के आधार पर और वास स्थान के आधार पर। तो चलिए एक एक करके इनको जानते हैं। संरचना के आधार पे तो अभी हमने बात की कि सभी जीव छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं और उन इकाइयों को हम क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, उन्हें हम कोशिका कहते हैं, यानी सेल्स। तो अब संरचना के आधार पे जंतुओं को कैसे वर्गीकृत किया गया कि कुछ एक कोशिक होते हैं, कुछ बहुकोशिक। अब शब्द जैसे बता रहा है, एक कोशिक का मतलब एक कोशिका से बना हुआ, यानी ये सूक्ष्म जीव होते हैं और ये इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, तो इसके लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग करना पड़ता है। उसी तरह से बहुकोशिक यानी बहुत सारे कोशिका से मिलकर जो बने हुए होते हैं जंतु, वो बहुकोशिकीय हुए। फिर मेरुदंड। अब मेरुदंड थोड़ा सा मुश्किल शब्द है, लेकिन एक आसान शब्द मैं आपको इसका बताती हूँ, रीढ़ की हड्डी। ये तो आपने सुना ही होगा। तो जिन जंतुओं में रीढ़ की हड्डी उपस्थित नहीं होती है वो अकशेरुकी कहलाते हैं, और जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है वो कशेरुकी जंतु। तो याद करिएगा कि मेरुदंड जिनमें नहीं होता वो अकशेरुकी और जिनमें होता है वो कशेरुकी। इसके उदाहरण है जैसे कॉकरोच और केचुआ, और कशेरुकी का उदाहरण है जैसे कि मनुष्य, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये सब इनमें मेरुदंड होता है। फिर है बच्चों प्रजनन विधि के आधार पर। तो प्रजनन के आधार पर हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले कि कुछ अंडे देते हैं और कुछ बच्चे पैदा करते हैं। तो जो अंडे देते हैं जंतु उनको अंडयुज कहते हैं, जैसे मछली, मेंढक और मुर्गी, सांप, ये सब अंडे देते हैं। और जरायुज यानी जो बच्चे पैदा करते हैं,
तो वो हुए जैसे गाय, घोड़ा, मनुष्य, ये जरायुज कहलाते हैं। फिर हम आखिरी हमारा जो वो है वास स्थान के आधार पर वर्गीकरण किया गया, उसमें है वायवीय जंतु। वायवीय जंतु वो होते हैं जो वायु में रहते हैं। फिर स्थलीय जंतु जो स्थल पे रहते हैं। जलीय जंतु जो जल में रहते हैं। तो जल की रानी कौन है? मछली। तो मछली। और उभयचर जंतु वो होते हैं जो जल और स्थल दोनों पे रहते हैं। तो जल और स्थल पे दोनों पे कौन कौन रहते हैं? जैसे कि मेंढक और कछुआ, ये जल पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं और स्थल पे भी रहते हैं। तो इन्हें उभयचर कहते हैं। तो बच्चों, आज के इस भाग में हमने ये सारी चीज़ों का अध्ययन किया, जैसे कि सभी जीवों में जैविक क्रियाओं का हमने जाना कि पोषण क्या होता है, श्वसन, उत्सर्जन, फिर संवेदनशीलता, वृद्धि, प्रजनन, ये सभी जैविक क्रियाओं के बारे में हमने जाना। और हमने ये भी जाना कि जिन जीवों में ये सब जैविक क्रियाएं होती हैं वो सब सजीव होते हैं और जिनमें नहीं होती हैं वो निर्जीव होते हैं। फिर निश्चित अवधि के पश्चात मृत्यु होना, ये भी हमने जाना। सजीव तथा निर्जीव में अंतर हमने ये भी अच्छी तरह समझ लिया कि जितनी भी जैविक क्रियाएं जिन जीवों में होती हैं उन्हें सजीव कहते हैं और जिनमें नहीं होती उन्हें निर्जीव कहते हैं। फिर जीवधारियों के सुविधाजनक अध्ययन के लिए, क्योंकि हमने अभी बात की थी कि जीवधारी बहुत असंख्य हैं, पृथ्वी पे बहुत सारे हैं, तो हम कैसे उनका अध्ययन करेंगे? तो उनके अध्ययन को सुविधाजनक बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने उनकी समानता और असमानता के आधार पर उनके अनुसार उनका समूहीकरण किया और इसको वर्गीकरण कहते हैं। फिर हमने कौन से आधार लिए थे जंतुओं के वर्गीकरण में? संरचना के आधार पर, मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी की उपस्थिति के आधार पर, प्रजनन विधि के आधार पर और वास स्थान के आधार पर। अब बच्चों चलिए हम एक ये टेबल है इसको करते हैं, देखते हैं आपको आज का पाठ कैसा लगा और कितना समझ आया। तो हम देखिए यहाँ पर क्या है, जंतुओं के नाम है। फिर यहाँ है एक कोशिक, बहुकोशिक यानी एक कोशिका, और बहुकोशिक यानी बहुत सारी कोशिका वाले, अकशेरुकी यानी कि जिनमें मेरुदंड नहीं होता, और कशेरुकी जिनमें मेरुदंड होता है। फिर अंडयुज और जरायुज। अंडयुज यानी बिल्कुल सही बच्चों, जो अंडे देते हैं, और जरायुज जो बच्चे देते हैं। और वास स्थान के आधार पर वायवीय जो अधिकांश समय वायु में रहते हैं यानी कि पक्षी। फिर स्थलीय जो स्थल पे रहते हैं यानी मनुष्य, घोड़ा, गाय, ये सब। फिर जलीय यानी कि जो जल में रहते हैं, और उभयचर जो दोनों जगह रहते हैं, कहाँ कहाँ जल में भी रहते हैं और स्थल पे भी रहते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं मछली की। तो मछली एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय है? बिल्कुल सही, बहुकोशिकीय है। मछली में क्योंकि रीढ़ की हड्डी होती है तो कशेरुकी हुआ, वो अंडे देती है तो अंडयुज, और वो जल में रहती है तो जलीय। तो इसी प्रकार से बच्चों इस टेबल को आप अपने पाठ्य पुस्तिका से लिखकर इसको आप पूरा कीजिएगा, और आपके पाठ में 10वां प्रश्न जो दिया हुआ है अभ्यास कार्य में उसको भी कीजिएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है और आशा है कि आपको आज का ये भाग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे और ढेर सारी नई नई बातें करेंगे। तब तक के लिए बच्चों बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद, और इस पाठ को, इस भाग को ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।